नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी एक बड़े मुद्दे के साथ। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन अब जल्द ही एक दो नहीं बल्कि 41 देशों के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ऐसे सूत्रों के अनुसार अगर देखें तो एक आंतरिक ज्ञापन में यानी ड्राफ्ट में दर्जनों देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की संभावना जताई गई है। इस पूरे ड्राफ्ट में 41 देशों की एक सूची शामिल की गई है और इसको अलग अलग 3 समूह में भी विभाजित यानी डाइवर्ट किया गया है। इस सूची में पाकिस्तान का भी नाम पृष्ठभूमि पर देखा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा अब कठिन हो सकती है। पहले समूह में 10 देश शामिल किए गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश प्रमुख शामिल हैं और इन देशों के नागरिकों के वीजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। तो वहीं दूसरे जो समूह में बनाया गया है उसमें 5 देश इरिट्रिया, हेती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान शामिल हैं। इन देशों को आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि पर्यटक और छात्र वीजा के साथ ही अप्रवासी वीजा प्रभावित होंगे। जबकि तीसरे जो समूह में 26 देशों को शामिल किया गया है उनमें बेलारूस, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल हैं और इन देशों के नागरिकों के लिए भी वीजा जारी करने पर आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हालांकि इन देशों को 60 दिनों के भीतर सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने का अवसर भी जरूर दिया जाएगा। अब ऐसे में सूत्रों के अनुसार इस सूची में बदलाव संभव है, यानी कुछ नए देशों को भी जोड़ा जा सकता है, जबकि कुछ जो देश पहले से जुड़े हैं उन्हें हटा दिया जा सकता है। अंतिम सूची प्रशासन की मंजूरी के बाद ही जारी होगी। अगर ट्रंप प्रशासन वीजा प्रतिबंध लगाता है तो यह नई नीति नहीं होगी, क्योंकि अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाया था। यानी यह पहली बार का ऐसा कारनामा नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह देखा गया है, जब उनके द्वारा तकरीबन 7 मुस्लिम देशों पर इस तरह का कार्य पहले भी किया जा चुका है, जो कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी कर दिया और इसमें अमेरिका के प्रवेश चाहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा जांच को और अधिक सख्त करने की दिशा में बात की गई थी। आदेश के तहत में कैबिनेट के कई सदस्यों को 21 मार्च तक उन देशों की सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया था। 21 मार्च को, जी हां, जिनके नागरिकों की यात्रा को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाना है। इस सूची में उन देशों को भी शामिल किया जाना था जहां जांच और स्क्रीनिंग प्रक्रिया में भारी कमियां पाई गई थीं। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में दिए गए एक भाषण में ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन और संवेदनशील ऐसे क्षेत्र में आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का अब एक्शन एक ड्राफ्ट आदेश में देखा जा रहा है। एक संयुक्त अमेरिका की जो टीम देखी जाती है, लेकिन अब सवाल बड़ा बना हुआ है कि जिस तरह से इस ड्राफ्ट को जारी करने की बात की जा रही है वो अभी फिलहाल उस स्थिति से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट के लिए अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं और अगर इसको ग्रीन सिग्नल मिलता है और अगर इसको आगे जाकर के पारित कर दिया जाता है तो 41 देशों के लिए एक बड़ा खतरा अमेरिका यात्रा बन सकती है, क्योंकि सीधा वीजा प्रतिबंध है और अगर वीजा ही प्रतिबंध हो गया तो वो 41 देश जो इस श्रेणी में, जो इन 3 सूची में शामिल हैं, वो अमेरिका अप्रवासी के रूप में जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वहां सहभागिता नहीं दे सकते हैं जैसा कि अब तक रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह बना है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जनवरी में जिस तरह से दूसरी बार एक बार फिर अमेरिका की कमान संभालने की जिम्मेदारी ली और उसके बाद यह माहौल आखिर क्यों बना और यह क्या प्रयास रहा। चलिए इसी पूरे बड़े मुद्दे के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विवेक ओझा, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही शंभू बद्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर रवि गॉडसे, एमडी, पिट्सबर्ग, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरदार कदीर, राजनीतिक विश्लेषक, जो कि पाकिस्तान से हैं। आप चारों ही अतिथियों का सबसे पहले टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए
बिल्कुल, अब शुरुआत करते हैं इस पूरी डिबेट, इस पूरे बड़े मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं हो सकता है। हालांकि जिस तरह से आदेश किया जा रहा है, जिस तरह से ड्राफ्ट पारित किया जा रहा है, सवाल लेंगे हम विवेक ओझा जी से, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। विवेक जी, 7 मुस्लिम बाहुल्य देशों के लिए इस तरह का पहले भी प्रतिबंध है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लगा चुकी है, लेकिन अब ड्राफ्ट के द्वारा 41 देशों के नाम का चयन किया गया है। ऐसी क्या मजबूरी लग रही होगी डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अमेरिका की जो पावर है वो पूरे देश और विदेशों में और पूरे भारत के साथ में अन्य और देशों में भी देखने को मिलती है, उसके बावजूद कहां कमी नजर आती है जो इस तरह का आदेश पारित करने की बात की जा रही है? विवेक जी। रही हैं, मतलब लोग उनसे एक्सपेक्ट करते रहे हैं कि वो कुछ रेडिकल स्टेप्स ही लेंगे। ऐसी उनकी पर्सनालिटी भी है और ऐसा उनका पर्सपेक्टिव भी है अमेरिका को लेकर। अमेरिका को लेकर जो उनका एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है कि हम अमेरिका के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंस देंगे और उसमें जो भी बैरियर उसमें सामने आएगा उसे वो क्रश करने की कोशिश करेंगे। तो एक जो अलग प्रकार की अमेरिकन आइडेंटिटी की तलाश में ट्रंप हैं और उसके माध्यम से वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर इस समय प्रहार कर रहे हैं, यानी जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन की जो चीजें होती हैं, वीजा रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं, वो कई देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन का एक बहुत बड़ा आधार होते हैं। स्टूडेंट्स जाते हैं, लेबरर जाते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, स्किल्ड लोग जाते हैं। और ये जो ग्लोबलाइजेशन की मुहिम जो चली थी, ग्लोबल मोबिलिटी की, इसमें एक बड़ा हिंड्रेंस उन्होंने पैदा किया है। लेकिन साथ साथ एक बहुत इसका पॉजिटिव भी इंडिकेशन ये देखें कि बहुत से ऐसे देश हैं जो बिहेव अच्छा नहीं करते इस मामले में। मतलब अगर वो किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहां एम्प्लॉयमेंट करते हैं, वहां की इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं, तो उन्हें कम से कम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को मानना चाहिए कि वो उनके अगेंस्ट में ना जाए। तो जो इलीगल माइग्रेंट्स आए अमेरिका में, उन्होंने अमेरिका के कल्चर को, अमेरिका की सोसाइटी को, वहां की चीजों को बहुत प्रभावित किया। ठीक है, यानी ये कहा जा सकता है विवेक जी, ये साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो वहां के नियम है उनको फॉलो उन देशों के द्वारा नहीं किया गया है, शायद इसीलिए एक बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है। जी ठीक है विवेक जी, आपके पास लौटेंगे। शंभू बत्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। शंभू जी, स्थितियां आपके सामने भी हैं। 41 देशों को लेकर के यहां एक बड़ा प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। अगर वीजा ही प्रतिबंधित हो जाएगा तो इन देशों को अमेरिका के लिए जो यात्रा आसानी से हो जाती थी उसके लिए एक विराम लग जाएगा। ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है। 7 मुस्लिम बाहुल्य देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उनका पहला कार्यकाल था तब भी उनके द्वारा इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था और अब 41 देशों तक बात आ पड़ी है। क्या देखा जा सकता है, समीकरण किस तरह देखे जाएंगे पूरे विश्व के लिए? देखिए, ये तो अमेरिका का एक अपना राइट है किसी भी कंट्री का कि कौन देश के लोग उनके यहाँ आएंगे जी, और कौन देश के लोग उनके यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, वो हर एक देश को अपने विदेशी में नागरिकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। लेकिन इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन भी है, जिसके कारण से एक देश के नागरिक दूसरे देश में इकोनॉमिक मूवमेंट की वजह से जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाते हैं और तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसके लिए यात्रा करते हैं। बिल्कुल। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का ये दूसरा ट्रंप का दूसरा टाइम है जब ये अभी 41 कंट्रीज पे प्रतिबंध के लिए सोच रहे हैं कि इस पे जो वीजा को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, वीजा को कठिन बनाया जाए, इजिली अमेरिका की एंट्री ना हो। और इससे पहले 5 मुस्लिम देश को टारगेट किया गया था 2021 में लगभग जी। तो उस समय में ईरान से चल रहा था और अमेरिका का अभी भी ईरान से है, लेकिन उस समय में 5 देश को शामिल किया गया, इसमें उत्तर कोरिया भी शामिल था। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अगर लिस्ट को देखेंगे कि जिन जिन देशों को प्रतिबंध लगाने की बात की है, तो उसमें एक कैटेगरी देखेंगे तो आपको एक कैटेगरी मिलेगा कि एक तो इस्लामिक कंट्रीज है जिनको की अधिक संख्या में किया गया है जी। दूसरा है जो कि कम्युनिस्ट मुल्क है, उस मुल्क को उसमें लिया गया है। तीसरा है जो कि बिल्कुल ही गरीब मुल्क है, मतलब कि जहां पर की बहुत गरीबी है, इस तरह के मुल्क को उसके लिस्ट में लिया गया है। और कुछ अफ्रीकन ऐसे देश को लिया गया है जो कि
गैर ईसाइयत है, जहाँ की ईसाई बिल्कुल ही नहीं है, नॉन ईसाई कंट्रीज जो है उसको टारगेट किया गया है। तो इस लिस्ट की कैटेगरी को देखेंगे तो इस तरह से किया गया है। उसके बाद कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां आतंकवाद ऑलरेडी पहले से फल फूल रहा है, आतंकवाद के बहुत सारे केंद्र हैं उस देश में, उस देश की स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको अपने डर है। पिछले क्या हुआ है कि एक दशक में आप देखेंगे तो यूरोप और अमेरिका आतंकवाद को गहराई से देखा है, और उन्होंने देखा है कि जो विदेश से जो लोग बहुत नागरिक आए हैं, खास करके इस्लामिक आतंकवाद से पूरा यूरोप डरा हुआ है, बिल्कुल पश्चिम पूरा डरा हुआ है। तो सभी अपने अपने अभी फ्रांस बहुत गंभीर स्थिति को भुगत रहा है अपने उदार वीजा नियमों की वजह से, उदार शासन की वजह से। तो ये पश्चिम को अब लगने लगा है, पश्चिम में यूरोप भी है और अमेरिका भी है, पश्चिम को लगने लगा है कि अब मतलब कि एशिया से या अफ्रीका से या यूरोप में ही मान लीजिए, जैसे रसिया को उन्होंने अपने उसमें लिस्ट में लिया है, तो हाँ, तो जो ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये केवल आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि वहाँ की सोसाइटी में एक धार्मिक या सांप्रदायिक बहुत सारे कट्टरता को भी लेके आ रहे हैं, केवल इकोनॉमिक बिजनेस या केवल पढ़ने लिखने के लिए नहीं आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि जैसे ही उनके द्वारा इस पूरे कार्यकाल को संभालने का काम किया गया, उससे पहले ये स्ट्रेटजी अमेरिका के द्वारा बना ली गई थी कि इस बार अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन को किस तरह से लागू किया जाएगा और उन्हें कहां से खतरा हो सकता है। जो गरीब देश हैं उनको दूर कर दिया गया, जो आतंकी देश हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया, वो देश जहां पर ईसाइयों की स्थिति नहीं है उनको भी दूर किया गया है। ठीक, यहाँ एक लाइन जोड़ दूं, एक लाइन जी कि देखिए दुनिया भर में ईसाई और इस्लामिक दो कल्चरल जो है ना जी, रिलीजियस में जी दो कल्चरल क्लैश है, एक इस्लामिक कल्चर है, एक ईसाई कल्चर है। तो ये क्लैश आज से नहीं है, मतलब 40-50 साल से है। तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये टकराव दिखेगा, और खास करके जब इस्लाम में सलाफियत आंदोलन सऊदी अरब से शुरू हुआ है, और जो कट्टर इस्लामिक है जिसका कि IS इस्लामिक स्टेट जिसका ये करता है, तो जब से ये इस्लाम का रूप देखने को मिला है तो यूरोप घबराया हुआ है और यूरोप पूरा डरा हुआ है, और उसको लगता है कि लोगों को ना आने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे शंभू जी, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर रवि गौडसे हमारे साथ अमेरिका से ही जुड़े हुए हैं। रवि जी, एक बारीकी से आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी सुना है कि शंभू जी ने अभी वो 4 मेन पॉइंट बताए हुए हैं जिससे ये स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि 41 कंट्रीज को यहां अलाउड नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह या तो ईसाइयों की कमी होना, या फिर वो निर्धन देश जिनके यहां गरीबी ज्यादा है, या वो देश जहां पर आतंकी ज्यादा है। तो ऐसे क्या वास्तव में इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ में अमेरिका के द्वारा या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस ड्राफ्ट को जारी करने का प्रावधान रखा गया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें रशिया भी है। रशिया गरीब भी नहीं है, ईसाई भी है, और हाँ ताकतवर है, और हम अभी उससे दोस्ती भी चाहते हैं यूक्रेन के लिए जी। तो ऐसा नहीं, उसमें भूटान का भी नाम है। भूटान तो हिंदू बौद्ध है, इतना छोटा है, भूटान को क्यों लिया उस लिस्ट में? तो और सबसे पहली बात है ना कि पहले विवेक जी कह रहे थे कि ऐसी जो डोनाल्ड ट्रंप की रेडिकल पॉलिसीज है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज क्या है 8 साल से पता है। वो पॉलिसीज पता होने के बाद अमेरिकन जनता ने उनके पक्ष में वोट किया है। तो क्या हम अमेरिकन जनता को, नहीं, ये रेडिकल नहीं है। क्या होता है ना, आपने जब बुलेटिन में कहा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ट्रंप का ये डिसीजन जायज है, तो 2 साल लगे कोर्ट को डिसाइड करने को। जुडिशियरी का काम होता है, जो चुना हुआ पक्ष है उसने जो लॉ तय किया है उसके ऊपर डिसीजन दे दे। तो क्या होता है ना, अगर आपके दरवाजे पे कोई खटखटाता है और वो कहता है डाकिया है, आपको लगता है डाकिया है, आप दरवाजा खोल के उसे अंदर लेते हो, पता चलता है वो डाकू है, आप उसको निकल देते हो, तो वो नहीं मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं 3-4 साल। अरे क्यों कोर्ट जाएगा? तू डाकिया समझ के आया था, अभी डाकू का काम कर रहा है, हम निकाल देंगे तुझे। तो जो हमारा घर है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, वो अमेरिका की जनता भी वही कह रही है। और दूसरा क्या होता है ना, कल्पना करो कि ट्रंप ने ये जो बैन लगाया था पहले टर्न में, तो जो बाइडेन आया और प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2 दिन में वो सब उठा दिया। तो हमारी जो डेमोक्रेट पार्टी है ना, वो बहुत सादे और सिंपल थिंकिंग है उनका, 2 साल के बच्चे की तरह। इस आदमी के पास लॉलीपॉप है वो अच्छा है, उसके पास नहीं है वो बुरा है। तो उन्होंने जो ट्रंप ने कहा वो गलत है, जो ट्रंप ने किया वो गलत है। अगर ट्रंप साहब जाके स्कूल में कहते हैं बच्चों पढ़ाई करो,
तो ये डेमोक्रेट भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे, बच्चों के पढ़ाई मत करो। कि ट्रंप ने कहा है पढ़ाई करो, तो उन्होंने ये सब रिवर्स किया, ट्रंप का पॉलिसी। रवि जी, आपको ट्रंप की प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को करिए। ये तो ट्रंप की प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, तो आपसे सीधे तौर पे घोषित हो जाए कि आप ट्रंप के प्रवक्ता हैं। नहीं, तो मुझे कहाँ पूछा गया था कि मैं ट्रंप का प्रवक्ता हूँ या नहीं हूँ? जो नहीं, एक सेकंड शंभू जी, एक सेकंड, एक एंगल हो सकता है, लेकिन शंभू जी मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ओके? तो अगर आप मुझे मेरा 30 साल में आपने चारों सरकार, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही गवर्नमेंट देखे होंगे, और नॉन ट्रम्प रिपब्लिकन भी गवर्नमेंट देखे होंगे। तो ये चीजें एक नेता तो बिल्कुल बुश का भी देखा है, जॉर्ज भी देखा है, रेगन भी देखा है। देखो तो शंभू जी एक सेकंड, शंभू जी थोड़ा सा बात थोड़ा जी, हाँ जरा सुन लीजिए जी रवि जी। ओके, आप मुझे मेरा अबॉर्शन के ऊपर ओपिनियन देखिए, क्या मैं डेमोक्रेट के साथ हूँ या रिपब्लिकन के साथ? गन कंट्रोल के ऊपर देखिए, क्या मैं डेमोक्रेट के साथ हूँ रिपब्लिकन? ऐसा अमेरिका में कोई नहीं होता डेमोक्रेट या रिपब्लिकन। काफी सारे लोग अमेरिका के इंडिपेंडेंट थिंकर्स है। और अभी आप जो सब लोग, विवेक जी, शंभू जी, सब लोग ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अरे क्या घंटा ग्लोबलाइजेशन? कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं है। सब लोग अमेरिका आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते। रवि जी थोड़ा शब्दों की मर्यादा, सॉरी या तो आप 5 लोगों का नाम बता दीजिए अमेरिकन जो इंडिया में पढ़ रहे हैं या चाइना में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। सब लोग उठ के अमेरिका आ रहे हैं और आप उसको ग्लोबलाइजेशन कहे जा रहे हो। मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा आगोश है ये, ठीक है रवि जी, लेकिन जो दिल से निकलता है वो हो सकता है, स्थितियां ये हो सकती हैं वास्तव में। खैर आपके पास लौटेंगे। सरदार कदीर जी हमारे साथ काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, उनकी पारी अभी आई हुई है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कदीर जी, स्थितियां अगर देखी जाए, पहले तो पाकिस्तान की, कुछ ही दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ है यहाँ बलूचिस्तान में, एक ट्रेन को यहाँ पर अगवा कर लिया जाता है और ऐसे में कई वहां पर लोग शहीद होते हैं और उनके लिए भी स्थितियां ऐसी देखी जाती हैं कि और देशों की जो सपोर्टिंग भावनाएं थी वो भी नहीं देखी गई हैं। और यहां पर जो अब लिस्ट जारी की जा रही है अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान को सीधा कहा गया है कि पाकिस्तान का भी उस लिस्ट में नाम अंकित है, पाकिस्तान को भी वीजा प्रतिबंध रहेगा। क्या ऐसे संबंध लेकर के पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के फैसले से आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति कहीं और परिवर्तनशील स्थिति पर जा पहुंचेगी? थैंक यू सो मच शुभम। थैंक यू सो मच जी। जिस तरह की पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की है, वो एक अलग किस्म का शख्स है जी। और एक सुपर पावर को वो लीड कर रहा है और उसकी पॉलिसीज विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलती रहती हैं। आपने देखा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लिया था और आते ही बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए बहुत सारे ममालिक की अमदाद उसने बंद कर दी थी। उसके बाद कुछ ही दिनों में छोटे छोटे इवेंट की होने की वजह से उन्होंने वो अमदाद रिलीज कर दी थी, जिस तरह पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इसी तरह पाकिस्तान की जो लिस्ट में नाम डाला गया है वो कोई जाती, मुझे नहीं लगता कोई जाती ट्रंप का ग्रज है कि पाकिस्तान का नाम उसमें डाला गया, क्योंकि थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। असल चीज ये है कि हर एक मुल्क के अपने मसाइल होते हैं और मसाइल ये हकीकत है, जिस तरह अभी दूसरे हमारे भाई फरमा रहे थे अमेरिका से, कि क्योंकि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम अपने आपको थर्ड वर्ल्ड का वर्ल्ड इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत को मानना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वो सारे चाहते हैं कि हम यूरोप चले जाएं और अमेरिका चले जाएं। और सारी जो गरीब ममालिक हैं वो लोग चाहते हैं। अब अमेरिका बेशक सुपर पावर है, जाहिर सी बात है उसकी भी पॉलिसियां हैं, उसने भी अपने मुल्क को मैनेज करना है। हर एक जो लीडर आता है, नई गवर्नमेंट आती है और नई सोच के तहत आती है और वो लोगों को कन्विंस करके होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैंपेन की थी इलेक्शन की, उसके अंदर भी उसने ये चीजें उठाई थी और उसको जाहिर सी बात है पब्लिक ने वोट दी है तो उसने पब्लिक के वोट को ऑनर करना है और उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनानी है। और जहां तक ये चीजें पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का उस ऑरेंज जो लिस्ट में हमारा नाम है, उसमें मेन चीज ये है कि जो विजिटर्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब उसमें भी एक लोअर क्लास जो है होगी पाकिस्तान की, उसको अफेक्ट किया जाएगा। और जो एलीट क्लास होगी, जिनके पास पैसा है, बिजनेस क्लास है, उनके लिए रास्ते खुले हैं। मतलब $5 मिलियन आपके पास अगर हैं तो आप अमेरिका जाके तो क्या फाइनेंशियली से भी जोड़ा जा सकता है क्या, कि अगर डॉलर के बिल्कुल इसमें रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिजनेस माइंड शख्स है
वो हर चीज को मुफाद से देखता है कि मुझे फायदा। बहुत अच्छा सवाल सरदार कदीर जी, बहुत अच्छा सवाल लिया है। इसका जवाब हम ले लेते हैं विवेक ओझा जी से, विदेश मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं। और विवेक जी, क्या लगता है आपको कि जो प्रतिक्रिया भी सामने आई है, सरदार कदीर जी ने जो कहा है कि हो सकता है इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है वो फाइनेंशियली ग्रोथ को बनाने को लेकर के सेफ्टी प्रोटेक्शन का नाम देकर के ड्राफ्ट जारी किया जा रहा है, क्या सत्यता हो सकती है? क्या राइट ऑफ एंगल्स हो सकता है ये? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका में जो ट्रंप का आगमन फिर से हुआ है, उसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन हैं। जैसा कि हमारे अमेरिका से बंधु कह रहे थे, उस संदर्भ में कहना चाहूंगा, अल्ट्रा नेशनलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म को इतना पेनिट्रेट किया गया है कि उसका माहौल जनता के दिमाग पर पड़ा है, दिल दिमाग पे। वो जो परसेप्शन बना, उसके चलते उनकी नीतियों को, यानी ट्रंप की नीतियों को लोग पसंद करने लगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए वो आए। लेकिन अमेरिका ने जो ये काम करना शुरू किया, इसके पीछे दो तीन मैं आपको बड़ी वजहें बताना चाहूंगा। एक तो ये है कि अमेरिका जो है आज के समय में देखा गया है, मतलब कुछ समय से अपनी एक आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के चल रहा था, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ या फिर उसके इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हुआ, तो और अमेरिका का जो पूरा एक इकोनॉमिक जो है इम्बैलेंस था, यानी जो ट्रेड डेफिसिट हम कहें, 1000 बिलियन डॉलर के आसपास इनका ट्रेड डेफिसिट पहुंच गया है। और उसके साथ साथ अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो कहीं ना कहीं ढीली हो रही थी, यानी जो स्ट्रैटेजिक उनका इन्फ्लुएंस रहा है अलग अलग रीजन्स में, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है। आप सीरिया देख लीजिए, सोमालिया देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, सब जगह से उन्हें अपनी मिलिट्री वापस करनी पड़ी। 1-1 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना पड़ा, तमाम अमेरिकन सोल्जर्स वहां मारे गए, नेटो की फोर्सेस को बदनामी झेलनी पड़ी, ऐसा ट्रंप का सोचना है। तो जब ट्रंप ने इन सब चीजों को देखा तो एक और वो पॉइंट उनके मन में ये आया, और ये ठीक है, सभी ये मानते हैं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं है कि आप मल्टीकल्चरलिज्म का भी नारा लगाते रहेंगे और दूसरी तरफ आप जेनोफोबिक कंट्री बनेंगे। आप कहेंगे कि विदेशियों से नफरत करना है, ट्रेड करना, सब विदेशी इस तरीके के नहीं होते। अब आप देखिए कि जैसे जिबूती है या इरिट्रिया है, सोमालिया है, इन सब देशों में अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बना करके वहां अपना प्रेजेंस टाइट करना चाहता है। जिबूती से हट के उसने इरिट्रिया में करने की कोशिश की, अब वहां कुछ इनके बीच में अनबन हो गई तो इस तरीके का निर्णय। तो ये जो रीजन्स हैं, और इसके साथ साथ जो लोगों को, जो मैं पहली बार आपको सेशन में बोल रहा था कि जो सिविलाइज करने वाली बात है कि एशियन जैसे म्यांमार है या फिर अफ्रीका के जो देश हैं, यहाँ सिविल वॉर है, एथनिक क्लेंजिंग है, जेनोसाइड है, ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, इतना ज्यादा वहां पर जो है मानवाधिकार के उल्लंघन की चीजें हो रही। तो ट्रंप इन सब चीजों को जोड़ रहे हैं अपने एक अलग प्रकार के नीति से, जिसके चलते ये सब चीजें देखी जा रही है। तो इसको विवेक जी ये कहा जा सकता है कि स्ट्रेटजी के साथ ही सही, लेकिन जो भी अगर ये नियम कानून बनाए जा रहे हैं, इससे क्या अमेरिका को वास्तव में फायदा होगा? अमेरिका को फायदा तो इकोनॉमिक सेंस में मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने EB-5 जो वीजा वाला किया है, जो अमेरिकन सिटीजनशिप एट सेल वाला जो अभी स्लोगन चल रहा था, तो उसमें क्योंकि जब आप देखेंगे कि 1990 में जो ग्रीन वीजा वाला ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था, उसके लिए ट्रंप ने साफ तौर पर अभी थोड़े समय पहले बोला कि हमें बहुत कम फायदा हुआ इस चीज से, यानी उस वीजा प्रोग्राम से, और अब हमें इसको जो है और ज्यादा इनकैश करना है, भुनाना है, ऐसा स्टेटमेंट आया है। और उसमें 5 मिलियन डॉलर यानी लगभग 43 करोड़ रुपए देकर के सिटीजनशिप वहां पर, मतलब जो रेजिडेंसी लेने वाली बात है, इस तरीके की जो चीजें की जा रही हैं, वास्तव में उससे जो है अमेरिका को इकोनॉमिक लेवल पे जो है बढ़त मिलेगी, और उसके साथ साथ वहां पर जो उसका इन्फ्लुएंस है अलग अलग देशों में वो भी बढ़ेगा, और ये अमेरिका चाहता है। इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की उम्मीद से जो अमेरिका चाहता है वो चाहे, और उनकी मंशा पूरी हो सकती है, संभावनाएं जताई जा रही है विवेक जी, है ना? जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शंभू जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है हर एक जगह से पॉलिटिकल एनालिसिस भी अगर देखा जाए तो ये शायद कम नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला का कार्यकाल रहा है वो बड़ा स्ट्रांगली रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया भर में सबसे पावरफुल देखा जाता है। और ऐसी स्थितियों में अगर 41 देशों के लिए मान लीजिएगा ये ड्राफ्ट पारित हो जाता है, इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो क्या आपको लगता है कि चलिए फाइनेंस को लेकर के स्ट्रांगली बात की जा रही है, लेकिन अगर ऐसे में रॉ मटेरियल की बात हो या ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, तो ऐसे में जो 41 वो देश हैं,
क्या इसकी भरपाई करने के लिए आगे अमेरिका को कहीं उनसे एप्लीकेबल तो नहीं होना पड़ेगा? उनसे एक्सपेक्टेशन जो रखी जा रही है शायद वो उनके लिए काम नहीं आए, तो स्थितियां कैसी देखी जाएंगी? क्योंकि 41 देशों का सवाल है, हो सकता है वो देश भी पीछे हो जाएं, और कभी जरूरत तो एक दूसरे की बनी होती है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 41 देशों की सूची है, उसके साथ अमेरिका का कोई खास व्यापार नहीं है। ठीक है। आप इन सारे देशों को उठा करके देख लीजिए तो जो अमेरिकन ट्रेड है, वो इन देशों के साथ ना के बराबर है। किसी छोटे मोटे देशों में है कि उनका मूल वहां पे सैनिक अड्डा तो है, जैसे जिबूती में है, इरिट्रिया है, तो कहीं कहीं सैनिक अड्डा तो है इनका, लेकिन उनसे सीधे तौर पे अमेरिकन ट्रेड प्रभावित नहीं होता। देखिए, अमेरिका को जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा और जो जैसे चीजें हैं जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज बनाती हैं, ऐसी चीजों की जरूरत है। और हाईटेक इंडस्ट्री उनकी खुद अपनी की है, जिसके लिए उसको बड़े देश चाहिए, भारत जैसे देश चाहिए, चीन जैसे देश चाहिए, रूस जैसे देश चाहिए, जो उनके बाजार हो सकते हैं। तो इस कारण से इस लिस्ट में इसीलिए ट्रेड पे बहुत असर पड़ेगा, अमेरिकन ट्रेड पे। वो ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो ट्रेड है वो अमेरिका कैलकुलेट करके ऐसा कर रहा है, लेकिन इस तरह के प्रतिबंध से जो दूसरे देश हैं जिस पे प्रतिबंध लगा है या जिस पे प्रतिबंध लगने वाला है जी, या इन फ्यूचर में जो दूसरे मुल्क हैं जो अमेरिका जाने को लेकर के उत्सुक रहते हैं, उन सभी देशों के लिए एक सबक है कि भैया आप अपने अपने देश को बेहतर बनाओ, अपने अपने देश के सिस्टम को ठीक करो, और ये जो अमेरिका जाने की जो आपकी ललक है, वो ललक तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग अपने अपने कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करेंगे और अमेरिका यूरोप भागने की तरफ नहीं जाएंगे। इसका एक रिपरकशन से एक परिणाम इसको मैं इस रूप में देखता हूं कि एक तरह से अमेरिका अच्छा ही कर रहा है कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं वो अपने अपने पर ट्रस्ट करे, अपने एजुकेशन पे, अपनी बातों पे, अपने यहाँ अच्छे यूनिवर्सिटी बनाए, और उन सरकारों के लिए भी सबक है। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो इंटरनेशनल प्रभाव है, जो छोटे छोटे देश अमेरिका को अपना एक रक्षक के तौर पे देखता है, वो देखना बंद करेंगे, और वो धीरे धीरे भारत, चीन, रूस ऐसे देश हैं या और कोई जो मिलिट्री कंट्री है जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हो सकता है, पाकिस्तान मिलिट्री में काफी आगे स्ट्रॉन्ग, कोरिया है, तो छोटे छोटे जो मिलिट्री पॉकेट्स हैं वो पॉकेट्स स्ट्रॉन्ग होंगे एक दूसरे के, अपने पड़ोसी देश के, आसपास के देशों की रक्षा के लिए, और दुनिया में डिफेंस के लिए जो अमेरिका पर निर्भरता है छोटे देशों की, ये चीजें अलग होगी। तो इससे अमेरिका को ही आने वाले वक्त के लिए नुकसान है लॉन्ग टर्म में। अच्छा। इस तरह के एक्शन से और इस तरह के चीजों से, तो इसको जैसे कूटनीतिक रूप से या आप सामरिक तौर पे जो अमेरिका दुनिया में इसलिए स्ट्रांग था कि छोटे छोटे कंट्रीज के आसपास उनके सैनिक अड्डे होते थे, कहीं द्वीप में, कहीं उनके सीमा पे, कहीं उनके मिलिट्री बेस होते थे। इससे अमेरिका को फायदा मिलता था। तो इससे अमेरिका अपने आप को सिक्योर करके वो भी एक महाशक्ति ना रह करके एक सामान्य देश के तौर पर ट्रीट कर रहा है, और उसका दुनिया में समान देश की तरह प्रभाव होगा, और उसमें जैसे भारत, चीन जैसे मुल्कों को, रशिया को ग्लोबल लीडर उभरने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, रवि गौड़से जी आपसे जानना चाहेंगे। जी शंभू जी लौटेंगे आपके पास। रवि जी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी जिक्र किया गया है कि भारत से हो या रूस से हो या फिर चीन से हो, इनसे समझौता एक अच्छे संबंधों को लेकर के अमेरिका चल रहा है, और जो 41 जो देश देखे जा रहे हैं उनको कहीं खामियों में देखा जाता है। शायद यही कारण है कि उन पर ड्राफ्ट पारित करने की बात की जा रही है। ऐसी स्थितियों में क्या लगता है कि एक मौका अमेरिका उन देशों को भी दे रहा है कि आपकी फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट टाइम पे आपका जो वर्किंग रिपोर्ट है वो अमेरिका को भा नहीं रहा है, और शायद यही कारण है। हो सकता है इसके चलते अगर ये पारित होता है तो 41 देशों को अपनी उस सोच को बदलने के लिए ये प्रयास सफल हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं ना, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया जी। तो अमेरिका पहले से इनके साथ रहा है, पूरे विश्व के साथ रहा है, और अपने आप जो हमारा इधर क्लाइमेट देखा तो ये जो इमिग्रेंट्स है हमारे तरह हिस्पैनिक लोग है, एशियन लोग है, वो लोग भी अभी ये नहीं चाहते कि इलीगल इमिग्रेशन हो, इमिग्रेशन बंद हो। और वो जो और शंभू जी वो बात कर रहे थे बेसिस के, मिलिट्री बेसिस के, तो अभी 1945 में अगर आप हम सब लोगों को इंटरव्यू करना चाहते हैं तो हमें दिल्ली आना पड़ता ना, जूम पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब 1945 में जो परिस्थिति थी वो अभी बदल चुकी है, बदल गया है, इंटरनेट काफी फास्ट है। और वो जो नाटो की बात कर रही है,
अभी मैं फिर असभ्यता की तरफ झुकता हूँ, अभी अच्छा हो गया। तो नाटो की जो बात कर रहे थे, तो नाटो का मतलब सिर्फ इतना है, अमेरिका का जेब काटो। देश है अमेरिका, एक सभ्य देश है, ठीक है। हाँ, वो सिविलाइजेशन ही सिखा रहा है अभी। नहीं, बिल्कुल, वो तो दुनिया को सिखाने वाला है रवि जी, बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ नेटो का मतलब क्या है, अभी अमेरिकन जनता सोचती है कि अमेरिका का जेब काटो और यूरोप में बांटो, हो गया नेटो। अरे अभी नेटो का मतलब अमेरिका को क्या लगता है ना कि सब जगह पे उनका ही पैसा। अभी मैक्रोन और ये कह रहे थे कि हम यूरोप में एक ही करेंगे, यूक्रेन का साथ देंगे जी। अभी यूरोप में एक ही कहां थी यूरोप में एक ही? 85 साल पहले जर्मनी ने चाह किया था यूरोप की एक ही करने की, उनके हुकुमशाही के नीचे। तब अमेरिका ने जाके बचाया था इंग्लैंड को, पूरा मार्शल प्लान, पूरा यूरोप का रीबिल्डिंग किया था। इंडोनेशिया से डच लोगों को हकाला था, आइजनहावर ने प्रेशर किया था ब्रिटेन को कि, तो पूरा अमेरिका ने सबका सहायता किया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई जीनोफोबिया है या अमेरिका कोई दूसरे, ऐसा नहीं है कि बाबा रिलीजन के खिलाफ से है। दुनिया की सबसे ताकतवर पुलिस संस्था है FBI, और FBI के हेड किसने चुना? ट्रंप ने काश पटेल को। हमारी सेकंड लेडी है उषा वैंस, उसके पेरेंट पूरी तरह से विवेक रामास्वामी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अमेरिका में। जो आते हैं अमेरिका मतलब इट्स अ नेशन ऑफ नेशंस, जैसा वॉल्ट विटमन कहता था। अमेरिका को पूरे दोस्ती चाहिए विश्व की। अमेरिका सिर्फ इतना कहता है कि भाई सबके लिए अभी अपना पैसा। अभी इंडिया ग्लोबल में कितना इकोनॉमी में, जीडीपी में नंबर 4 पे है जी। अगर आपने इंडियन मूल के जो लोग हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनकी पूंजी इंडिया के जीडीपी में जोड़ दी तो इंडिया जीडीपी में 1 या 2 पे रहेगा। तो इतने बड़े कंट्री को अभी अमेरिका हेल्प क्यों करेगा? इंडिया हेल्प करे ना कुछ। तो ऐसा जो तो ये कहा जा सकता है कि भारत से भी उम्मीदें जताई जा सकती हैं रवि जी। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा, क्योंकि आवश्यकता है। भले ही आप एक बड़े पावरफुल लीडर में देखे जाते हैं दुनिया भर में, लेकिन और भी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपके लिए सपोर्ट में बेहतर रिलेशन के साथ हमेशा आगे बढ़ रही है। ठीक है रवि जी, आपके पास लौटेंगे, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं सरदार कदीर जी। सरदार जी, जिस तरह से देखा जा रहा है चर्चाओं से और चर्चाओं के उन बातों से हर मुश्किलों को आसान करना एक बैठक के दौरान हो सकता है। समय समय पर हर एक देश एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, नियोजन भाव से प्लानिंग की जाती है ताकि इन तरह की जो पहलू, हाँ ये मान सकते हैं उनका व्यक्तिगत ही अधिकार है कि अपने राष्ट्र को किस तरह से चलाना है। लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात आती है तो क्या लगता है कि अगर इस तरह का प्रावधान होता है तो पाकिस्तान चर्चाओं के लिए कुछ हद तक आगे बढ़ सकती है या उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? देखें, अभी पाकिस्तान के जो वजारत खारजा है उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है अमेरिका से जी कि हमें एक्सप्लेन किया जाए किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना को हैंडल करना है, हमारे साथ ईरान है, ईरान को हैंडल करना है, अफगानिस्तान है उसको हैंडल करना है, मिडिल ईस्ट की हद तक कहीं हमें उनको वास्ता पड़ता है, हमारे से रशिया से की हद तक पड़ता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए उन्हें हमारी बात को कंसिडर करना पड़ता है, बल्कि मानना पड़ता है। काफी हद तक पाकिस्तान की जो बात होती है असरअंदाज करती है इस मामले। और जो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिस तरह की ऑरेंज लिस्ट में हमारा नाम है, उसमें मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उसमें जो बड़ा तबका है वो अफेक्ट नहीं हो रहा। मतलब जिन लोगों ने अमेरिका जाना होता है, रूटीन है, जिनकी बिजनेसेस है, जिन्होंने मूव करना होता है, उनके लिए तो आसानियां स्टिल है जी। मतलब जो पैसा है जिनके पास होना ये चाहिए था, हमारे मुफाद में ये था कि अगर वो भी आ जाते तो उसमें ये होता कि कम से कम हमारा पैसा, जिस तरह हमारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये हकीकत है, मानना चाहिए, तो वो उसमें कमी आती। और एक और चीज भी ये भी है, इसका फायदा नुकसान भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। इसमें हमें अपना बेनिफिट ये देखना चाहिए कि जब इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगती है और दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क लगाता है, तो जो हमारे लोग हैं, हमारी जैसे कंट्रीज, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, और जिस तरह के मिडिल क्लास या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके अंदर एक शऊर पैदा हो सकता है कि क्यों ना हम ऐसे क्या रीजन हुए हैं जी, क्यों ना हम अपने ही मुल्क को सुधार लें, या भागते ही रहेंगे सारी जिंदगी। क्योंकि किसी टाइम भी वो, जिस तरह आज अगर लोअर क्लास को बैन किया गया तो कल हाई क्लास को भी बैन किया जा सकता है। तो आप अपना पैसा, अपना सब कुछ अपने मुल्क से निकाल के गैरों के मुल्क में लगाएंगे, उनको आप डेवलप करेंगे,
और आपको कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं। अब अमेरिका के इस फैसले से एक चीज क्लियर हो गई है कि किसी भी मुल्क के शहरियों का किसी दूसरे मुल्क के अंदर फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। कोई मुल्क अच्छा, तो ये कहा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कदीर जी कि आज मान लेते हैं कि जो थर्ड स्टेप पे कंट्रीज हैं या जो मिडिल पार्ट पर आती हैं, आज उनके लिए यहां पर रोक लगाई जा रही है। आने वाले समय में अगर लगता है कि भारत से या फिर अन्य वो देश जो अभी बेहतर रिलेशन के साथ हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप को लगता है तो क्या उन पर भी इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सोच को आपने पिछले 4 साल जो गुजार चुका है या इसमें भी आप पढ़ लिया है कि वो किसी तरह भी रिलेशन नहीं देखता हो। अगर वो रिलेशन में देखता होता तो कनाडा उसको पड़ोसी है। ये कहा जा सकता है सेल्फनेस झलक रही है इस ड्राफ्ट में। हाँ, उसमें आप तो 100% आ सकते हैं। उसकी रीजन ये है, आपसे उसको फिलहाल क्या है, इंडिया से उसको ये है कि वहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए वहां पे वो बेच सकते हैं अपना माल। कदीर जी, इसका सवाल का जवाब ले लें क्या? शंभू जी से ले लें, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभव उनका पूरे दुनिया भर की राजनीति में भी उनका जुड़ा हुआ है। शंभू जी, आपने भी अभी सुना हुआ है कि जो बड़े देश अपने आप को एक बेहतर रिलेशन में मानते हैं कि अमेरिका के हमारे बहुत अच्छे संबंध सालों से चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहां पर सिर्फ उम्मीदें जताई जा सकती हैं। ये हवाला हो सकता है क्योंकि जिस तरह की सोच अभी देखी जा रही है, उसके आने वाले समय में कटघरे में वो देश भी आ सकते हैं। क्या ये बात हो सकती है आगे? देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कादिर जी की एक बात से बिल्कुल सहमत है कि जैसे पहले हमने कहा था, उन्होंने भी वही चीज कहा कि जो दूसरे मुल्क हैं उनको एक अपने आप को अच्छा बनाने का, मजबूत होने का ऑप्शन मिल गया है ये जी। तो ये चीज एक रिप्रेजेंट। दूसरा कि भारत या भारत जैसे देश हैं जो कि बड़ा बाजार है और बड़ा खरीदार भी है। आपको देखना होगा कि इस समय में अमेरिकन जो इकोनॉमी है, जो कि इससे थोड़ी देर पहले हमारे गोडसे जी कह रहे थे कि अमेरिका एक बड़ा मददगार देश रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अमेरिका एक शोषक देश भी रहा है। कि दुनिया में फियर इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अमेरिका से बड़ा और किसी का हाथ नहीं है। एक तो फियर इकोनॉमी हो गया कि अलग अलग कंट्रीज को लड़वाना, जैसे ईरान इराक को 8 साल लड़ाया और दोनों को ही हथियार बेचा अमेरिका ने। तो अमेरिकन इकोनॉमी का सबसे जो बड़ा जो पैसा जिससे आता है वो है एक तो टेक्नोलॉजी और दूसरा है डिफेंस, यानी कि रक्षा उपकरण, तो मिसाइल ये वो। और अमेरिकन पॉलिसी रही है कि एशिया में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके रखना, उसके लिए पश्चिम और भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू है, तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी अपना रोल रहता है। जब जब भारत पाकिस्तान ने एक टेबल पर बैठने की कोशिश की और कश्मीर समस्या को हल करने की वार्ता के जरिए कोशिश की है, तो कोई न कोई घटना घटी है, चाहे आतंकवाद की हो, चाहे पाकिस्तान के फौज की तरफ से हो। एक प्रश्न हमें आता है इस मुद्दे को लेकर, जैसे आपने बोला है ना, तो इस पर एक ये भी सवाल फिर बनता है कि जो भारत और पाकिस्तान के संबंध नहीं बन पा रहे हैं या किसी भी तरह का हस्तक्षेप है, तो क्या अमेरिका का इसमें आना माना जा सकता है कि वो ही नहीं चाहता है? मेरा यही कहना है कि अमेरिका या चीन जैसे जो बड़े देश हैं वो कभी भी दो देश में अगर कॉन्फ्लिक्ट किसी वजह से है तो वो नहीं चाहते कि वो सॉल्व हो जाए इजिली, क्योंकि उनको दोनों से ही डील करना है, दोनों से ही अपने हथियार बेचने हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े हथियार खरीदार है और भारत यूरोप के और अमेरिका के सबसे बड़े हथियार खरीदार है। तो वो दोनों क्यों चाहेगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएं, दोनों एक टेबल पे आ जाएं, व्यापार हो जाए और दोनों शांति। शंभू जी, इसका सवाल का जवाब ले लें क्या? इसका सवाल का जवाब डॉक्टर रवि जी से ले लेते हैं, क्योंकि अमेरिका से जुड़े हुए हैं और रवि जी पूरी डिबेट सुन पा रहे हैं। रवि जी, ये यहां कहा जा रहा है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो देखी जा रही है जो कि दुनिया भर में अमेरिका की देखी जाती है, लेकिन सेल्फनेस भी देखी जा रही है। भारत और पाकिस्तान की जिस तरह से रिलेशन में मतभेद देखे जाते हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि दो अच्छे देशों का जो गठबंधन होता है वो बना रहे। उनका मानना है कि दोनों देश हमारे गठबंधन पर रहे लेकिन दोनों आपसी में भिड़ते रहे। क्या ऐसा लगता है? मेरे ख्याल से शंभू जी थोड़े अमेरिका और इंग्लैंड में का पहचान नहीं पा रहे कि अमेरिका क्या है और इंग्लैंड क्या है। जी, जब इंग्लैंड निकला 1940 से, तो उधर इंग्लैंड ने इंडिया पाकिस्तान कर दिया। जब वो साइप्रस से निकला उधर नॉर्थ, और जब आयरलैंड से निकला तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड वो ब्रिटेन में रखा। जो अमेरिका से निकला 1776 से, तब उधर साउथ और नॉर्थ में ब्रिटेन। ये ब्रिटेन की पॉलिसी रही है, तोड़ो और जोड़ो, ये ब्रिटेन की पॉलिसी रही है। ये जैसा उन्होंने पैलेस्टाइन में किया, ब्रिटेन के पास मैंडेट थी।
अमेरिका का रवैया ये रहा है। और शंभू जी का स्पीच को अगर आपने अंग्रेजी में करके अंग्रेजी में चला दिया ना अमेरिका में, उससे आपको पता चलेगा कि ट्रम्प साहब क्यों जीत गए। क्योंकि अमेरिकन पब्लिक को बहुत हो गया, अभी पैसा भी अमेरिका का ले लो, एहसान तो गया जान भी गई, मतलब कोई ये कहता ही नहीं है कि बाबा ये अमेरिका ने अच्छा किया। अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 में, जब खत्म हुआ तब फ्रेंच थे इंडो चाइना में, ब्रिटेन थे, पहला परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, पहला परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, जापान तो अमेरिका से हुआ था। बिल्कुल सही शंभू जी, बिल्कुल सही। पहला परमाणु बम अमेरिका ने गिराया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान के फेवर में अपने सैनिक भेजे। आज पाकिस्तान के वो विपरीत हैं। लेकिन जब अलग हुआ था भारत और पाकिस्तान, तो ब्रिटेन चाहता था कि पाकिस्तान एशिया में हमारा एक हिस्सा हो। संजोग से हमारे इंडियन नेताओं की कमजोरी थी, जो कि ब्रिटेन के झांसे में आए और भारत पाकिस्तान अलग हुआ। जिन्ना नहीं मान रहे थे, तो उनका ये था कि ब्रिटेन को लगा कि अलग करने से हम एशिया में अपना एक केंद्र बनाएंगे, और वो किया भी। जब आजादी के बाद पाकिस्तान में बहुत दिनों तक ब्रिटेन का अड्डा रहा, लेकिन जब अमेरिका वहां पे ब्रिटेन को रिप्लेस किया और अमेरिका ने एंट्री करी पाकिस्तान में, उसके बाद से देखिए कि भारत और पाकिस्तान के क्लैश कभी खत्म नहीं हुए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल ईरान और इराक है, और यूएन के बनने से लेकर के और आज तक के सारे डील देखिए पश्चिम मतलब एशियन से रिलेटेड, तो सारे कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं आगे पीछे अमेरिका है। तो ये चीज तो मतलब शंभू जी, आप एशियन हिस्ट्री के साथ बड़ी बेरहमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अजीत जी नहीं कर रहे हैं, देख लेते हैं अमेरिका और पाकिस्तान। शंभू जी आपके पास लौटेंगे, थोड़ा मुझे मेरा मुद्दा रखने दो। जी आप बिल्कुल, आपको फ्यू मिनट्स के लिए, सिर्फ एक सवाल पहले सरदार कदीर जी का ले लेते हैं। कदीर जी, आपने देखा है स्थितियां सबके सामने है। भारत पाकिस्तान हमेशा एक बड़ा ज्वलनशील मुद्दा बना रहा है। हर एक अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए तो समझौते की बात नहीं आ रही है। हालांकि 1947 का वो वक्त रहा है जब डायवर्जन हुआ है दो कंट्रीज का, और इसके बावजूद आज तक की अगर कंडीशन देखी जाए तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, जो कभी साथ में दो भाइयों की तरह रहते थे। लेकिन इसमें शंभू जी ने भी वही बताया है कि अमेरिका मौके का इंतजार करता है, और वो मौका देखते हैं कि यहां पर भारत पाकिस्तान की साझेदारी ना हो जाए। अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछने वाला है, या हमारी रिलेशन में है। तो क्या ये जायज आपको लगता है कि यहां अमेरिका बाधा बन रहा है आप दोनों के रिलेशन के लिए, भारत पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, मैं भी इस चीज को समझता हूं। उसकी रीजन ये है कि अगर पाकिस्तान और हम बरसगीर की बात करते हैं, सबसे पहले हम एक थे। हमारे आज भी अबौजदाद देखा जाए तो हमारे एक ही अबौजदाद हैं। कुछ वक्त के साथ हमारे अगर हम डिफरेंट मज़ाहिब में हो गए, कोई मुस्लिम कन्वर्ट हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई सिख हो गया, तीसरे हो, लेकिन हम दिस इज द रियलिटी कि हम एक थे। उसके बाद पार्टीशन होती है 1947 में, चलो हो गया, मुल्क टूटते रहते हैं, पार्टीशन होगी। उसके बाद हम दोनों कंट्रीज को चाहिए था कि वो अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हुए भी पब्लिक आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो सकते, हम हमेशा लड़ते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि आज अगर हम जब भी ये 70 साल में कोशिश की गई है कि दोनों मुल्क की लीडरशिप ने के मुल्कों के तल्लुकात बेहतर किए जाए, तो आपको हमेशा नजर आता है कि यकदम कोई बीच में कोई इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से फिर नफरत बढ़ जाती है। वो नफरत कौन करता है? वो नफरत यही तो जो वर्ल्ड जो सुपर पावर हो गई या बड़ी पावर्स है वो करती है। फॉर एग्जाम्पल उनको बेनिफिट क्या होता है? ये 100% है। हमने 77 ईयर्स की हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं कि जब भी अगर तलगात बेहतर हो जाते हैं तो वो जो अरबों डॉलर हमारा उनको जाता है असले की दौड़, वो हमारी पब्लिक पे लगेगा। कौन खुशहाल होगा? हमारी पब्लिक होगी, हमारे मुल्क होंगे। वो पैसा किधर जा रहा है? वो सारा अमेरिका जा रहा है, या जिधर से हम मसला खरीदते हैं चाइना जा रहा है, या दिगर रशिया जा रहा है। तो वो कोई भी टॉप क्लास की जो सुपर पावर्स हैं या जो पावर सेंटर्स हैं दुनिया के, अमेरिका है हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इस तरह के, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के ममालिक के दरमियान अपने तल्लुकात हो जाए। हालांकि हम भी बहुत बड़ी ताकतें हैं, इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी एक एटॉमिक ईरान और इराक तो आपके हिस्से में ही आते हैं,
ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं जोड़ दूं कादिर जी के बातों में। बिल्कुल शंभू जी, बिल्कुल कंटिन्यू। अगर मान लीजिए आज भारत और पाकिस्तान के हुक्मरान बैठ के ये निर्णय ले, कुछ नहीं, हम दुश्मनी कायम रखेंगे, लेकिन 15 साल हम एक दूसरे पे ना कुछ हमला करेंगे ना कोई बात करेंगे, मतलब युद्ध के बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ 15 साल के लिए दोनों मुल्क अपने अपने डेवलपमेंट पे फोकस हो जाए, समय तो 15 साल में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। शंभू जी 30 सेकंड सिर्फ, क्योंकि समय भाव है, 30 सेकंड में अपनी बात को अंतिम बढ़ाऊं जी। चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम हमारे साथ समय देने के लिए। विवेक ओझा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर रवि गॉडसे जो कि एमडी पिट्सबर्ग अमेरिका से थे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सरदार कदीर राजनीतिक विश्लेषण पाकिस्तान से जुड़े थे। आप सभी अतिथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार समय देने के लिए और टीवी 100 के साथ चर्चा करने के लिए। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए और बड़े मुद्दों के लिए देखते रहे टीवी 100।